बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। अभी तक हमने इससे पहले जो 5 वीडियोस देखे हैं इस चैप्टर में, और आई थिंक कि 8 या 9 वीडियो इस चैप्टर में ओवरऑल आने वाले हैं। 8 से 9 वीडियोस में हम इसको कवर कर लेंगे और ये हमारा छठा पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है। जो ये टॉपिक है ये है सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक व कहीं हो सकता है एवं में मिल जाए व आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए इस पूरी लाइन को तोड़ दीजिए। ठीक, सामाजिक संबंध क्या होते हैं? सोशल रिलेशन का मतलब है आपका सामाजिक दायरा। जैसे किसी से मिलने का तरीका, किसी से हम मिलते हैं, अपना प्रेजेंटेशन, नमस्ते, सलाम, दुआ, जो भी मतलब अपना जो शिष्टाचार शब्द होता है, क्या है? मिलने का अपना तरीका है संस्कारिक रूप से। तो मिलने का तरीका, किसी के सामने अपना प्रेजेंटेशन ओवरऑल हम कह सकते हैं। फिर कुछ ऐसी गतिविधियां जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जैसे वैवाहिक पद्धति हो गई, जन्म के बाद विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था हिंदू धर्म में दी गई है, और भी कई तरह के धार्मिक क्रियाकलाप, जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ऐसे ही इस्लाम में 5 चीजें अनिवार्य बताई गई हैं। तो इन सभी चीजों को, इन सभी डायमीटर्स को कंप्लीट करने का मतलब है अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना। ठीक है, तो ये जो लोग थे यहाँ पर, लोग कौन थे? 3 वर्ग के लोग थे, 2, 3, और इन तीनों की स्थिति बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत थी। ये धर्माधिकारी हैं, जमीन भी है लेकिन टैक्स नहीं है, पूरी तरह से रॉयल लाइफ जी रहे हैं, एकदम आराम से मजे की जिंदगी जीते हैं। ये क्या है? इनके पास थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। टैक्सेशन सिस्टम जो है, जो कराधान की व्यवस्था है, कर लगाने और कर को वसूल करने की जो व्यवस्था है, वो जिम्मेदारी इनके पास थी, राजा के द्वारा दी गई है। और ये जो तीसरा वर्ग था, यानी थर्ड स्टेट, अंतिम वर्ग जो था, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनको कर देना, इनको उपहार देना, भाई मंदिर में जो भी है उनको उपहार स्वरूप दे रहे हैं, इनको जो निश्चित टैक्स है वो दे रहे हैं। उसके बाद में इनका एक अगला काम है, इनके खेतों पर बेगारी का काम करना, इनके मदिरा के संपीडक जो है, जहाँ पर मदिरा बनाई जाती है, अंगूर से शराब बनाई जाती है, वहां पर इनके बच्चे काम करते हैं। रेशम या कपड़ों के लिए जो कारखाने लगा के रखे, वहां इनकी महिलाएं काम करती हैं। यानी कि ओवरऑल सबसे ज्यादा कार्य अगर किसी के पास है तो इसके पास है, और सबसे कम आय किसी के पास है तो किसी के पास है। यानी अधिकतम कार्य और न्यूनतम आय, इस स्थिति में ये तीसरा वर्ग अपना जीवन जी रहा है यहाँ पर। अब होता क्या है कि अगर एक रिक्शे वाला है, रिक्शे वाला, और अचानक से रातों रात एक बात हो जाए, इसके पास एक रिक्शा है, रिक्शे वाले का नाम है, क्या नाम रख दिया जाए? आप लोग अपने में से किसी का नाम रख लीजिए चाहे तो। फिलहाल हम रख देते हैं रामू जी। रिक्शे वाले का नाम है रामू जी। ठीक, अब ये रामू जी जो है, इनके पास एक रिक्शा भी है। अचानक से रात को ये खबर आई कि कल ये रिक्शा, कल देश में जितने भी रिक्शे हैं, कल से उन सबकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। तो रामू जी क्या होंगे? रामू जी तो एकदम पागल हो जाएंगे, लोग षड्यंत्र करने लगेंगे, कैसे इसका रिक्शा छीन लिया जाए। रिश्तेदार भी सब इसके आ जाएंगे अचानक से मिलने, अरे रामू भैया कैसे हैं, मैं तो आपका पुराना फूफा का नानी का रिश्तेदार हूँ, आइए आज मिलने में आया हूँ आपसे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संभावना इसकी प्रबल हो गई। अब देखिए, मैंने इसको बताया क्यों, ये क्या मैं समझा दूं आपको। यहाँ पर हो रहा है सामाजिक और आर्थिक संबंध। अच्छा, रामू के साथ जो लोग मिलने आए
उन्होंने एकदम अपनापन पैदा किया, लगाव पैदा किया, बताया कि मैं आप ही का एकदम क्लोज हूं। तो क्या है, ये सामाजिक संबंध ही तो है जिनको प्रेजेंट किया जा रहा है सामने लाकर। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आर्थिक कारण छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर हम यही समझने वाले हैं इस टॉपिक में कि जो सामाजिक व आर्थिक संबंध है, इनको किन कारकों ने इस कालखंड में प्रभावित किया। कारक मतलब तत्व, गतिविधि, कार्य, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने आर्थिक और सामाजिक संबंध जो इन तीनों वर्ग के बीच में थे उनको प्रभावित करने का काम किया, उस पर अपना कोई प्रभाव डाला। यही हम पढ़ने वाले हैं इसमें। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जो चीजें समझ में नहीं आ रही उसको आप पूछ सकते हैं, और फिर वही अपनी आदत के अनुरूप मैं आप लोगों से कभी ये नहीं कह सकता कि आप इसको जो है क्या कहते हैं उसको लाइक या शेयर वगैरह, तो ये सब बात नहीं, मैं सब्सक्राइब वगैरह की मैं कभी नहीं कि मैंने किसी वीडियो में, आज भी नहीं करूंगा। बस ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए जरूरी है तो आप अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अनावश्यक लोगों की कोई आवश्यकता नहीं इस चैनल पे, बस सिर्फ जिनको पढ़ना है वो अपना सब्सक्राइब कर लें। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ सब्सक्राइब रखें, वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, पढ़ते रहें। उसके बाद एज यू विश, आप चाहे फ्री हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। भीड़ नहीं बढ़ानी मुझे सिर्फ कुछ पढ़ने वाले लोगों की मदद करनी है। अब आइए देखते हैं तीनों वर्गों के बीच में संबंधों में जो परिवर्तन आ रहा है, जो संबंधों में परिवर्तन आया उसको प्रभावित करने के लिए कुछ बदलती हुई जो प्रक्रियाएं थी, कुछ चीजों में जो व्यवस्थाएं बदल रही थी वो जिम्मेदार थी। जैसे इनको प्रभावित करने वाली जो व्यवस्था जो थी उसमें बदल रही प्रक्रियाएं अच्छा, प्रक्रियाएं क्या है? हम कहते हैं प्रक्रिया, तो क्या प्रक्रिया का मतलब क्या है? कृषि प्रक्रिया हो सकता है, कर की प्रक्रिया, एक ये भी तत्व है। अब यहां पर हुआ क्या कि जो कृषि की प्रक्रिया थी, तरीका था, उसमें परिवर्तन आया। जैसे पहले हाथ से खुदाई का काम होता था और लकड़ी से खुदाई या नॉर्मल, या फिर ऐसे गीली मिट्टी में अनाज फेंक देना और उसके बाद जब उग जाए तो काट लेना, ये स्थिति थी। तो इन सब में व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया। बैलों से जुताई शुरू हुई, हाथों से खुदाई शुरू हुई, गहरी खुदाई, गहरी जुताई, और हम सब जानते हैं कि गहरी जुताई कृषि उत्पादन को बढ़ाती है। तो यहाँ पर हम पर्यावरण की व्यवस्था, जैसे पहले टेम्परेचर जो 5वीं से 10वीं शताब्दी है उसके बीच का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम था, वहां पर ठंडी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, जब ठंडी ज्यादा है तो बहुत सारी फसलें पैदा ही नहीं होंगी, बहुत सारी क्या, अधिकांश फसलें पैदा नहीं होंगी, किसी तरह अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। छोटे जीव जंतु जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा ठंडी के मौसम में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थितियां थी। तो इनको प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनमें कुछ प्रक्रियाएं थी जिनके स्वरूप में परिवर्तन आया, कृषि के स्वरूप में परिवर्तन आया, रहन सहन में परिवर्तन आया, जीवों का उद्विकास हुआ, जीव जो है वो सुरक्षित हुए। तो इस सब व्यवस्थाओं में धीरे धीरे परिवर्तन आया। तो इसका सबसे पहला परिवर्तन जो हम देखते हैं वो होता है पर्यावरण परिवर्तन। ठीक, तो आर्थिक और सामाजिक संबंध इन तीनों के बीच में जो प्रभावित हुए, उनके स्वरूपों में जो बदलाव आया, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो था वो था पर्यावरण। पर्यावरण में परिवर्तन कैसे हुआ इसको हम लोग थोड़ा सा आगे समझेंगे। अच्छा, जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो अदृश्य होता है। हम महसूस कर सकते हैं कि आज ठंडी है लेकिन हम देख नहीं सकते। ठीक, ऐसे ही हम महसूस कर सकते हैं आज गर्मी है लेकिन देख नहीं सकते कि क्या क्या सिस्टम बदल गया तो गर्मी हो गई, सारी चीजें होती हैं। तो पर्यावरण में परिवर्तन जो है एक तरह से अदृश्य परिवर्तन आरंभ हुआ एनवायरनमेंट में, और उस चेंज के कारण काफी कुछ वैज्ञानिक व्यवस्था आई और जो कृषि था उसमें प्रौद्योगिकीय बदलाव हुए। ठीक, पहले क्या था, परंपरागत कृषि थी। परंपरागत खेती, परंपरागत मतलब होता है जैसे परंपराएं होती हैं, पुरानी परंपराएं। तो परंपरा में लिखा गया, बताया गया कि बाबा जी जो थे, ठीक, वो हारमोनियम बजाते थे। ठीक, तो परंपरा का मतलब है कि अगर बाबा जी हारमोनियम बजाते थे तो बेटा भी बजाएगा।
डेफिनेटली बजाएगा। अच्छा, गैर परंपरागत व्यवसाय का मतलब होता है कि ये हारमोनियम बजाते थे और आने वाला बच्चा क्या बजा रहा है, डीजे। डीजे वाला बाबू बन गया है, डीजे वाला बाबू गाना बजा रहा है। तो क्या है, पेशा वही है लेकिन तरीका, ठीक, कार्य वही है, करने का नजरिया बदल गया। तो ठीक इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कृषि व्यवस्था में कि परंपरागत कार्यों को बाय बाय बोल दिया गया। अब क्या हो रहा है, कृषि में प्रौद्योगिकी का समावेश हो रहा है, ठीक, समावेश। इससे पहले भी आप लोगों ने मेरी क्लासेस पढ़ी होंगी 10th में, उससे भी अपर लोअर क्लासेस में जो भी चीजें पढ़ी हैं उसका जो स्टैंडर्ड होता है मैं उसको मेंटेन करते हुए पढ़ाता हूँ। यहाँ पर आपसे अपेक्षा मैं करता हूँ कि आप अब समझदार हो गए, काफी हद तक समझ रहे हैं, चीजों को समझ लेंगे, इसीलिए थोड़ा सा उस व्यू में पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो ये प्रौद्योगिकी का समावेश हुआ। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है नवीन तकनीकी का प्रवेश हुआ, ठीक, समझ रहे हैं। अगर कृषि में नई तकनीकी का प्रवेश हुआ तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। अगर हम टेक्निकल एग्रीकल्चर पे फोकस करें, तकनीकी व्यवस्थाओं पे फोकस करें तो क्या हो सकता है, उत्पादन में वृद्धि होगी। अच्छा, उत्पादन में वृद्धि होगी तो सबसे पहले लाभ किसको मिलेगा, सबसे पहले लाभ मिलेगा थर्ड, तीसरा वर्ग था उसको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट उसको जाएगा क्योंकि कृषि का कार्य सबसे ज्यादा वही कर रहा है। 100 रुपए पूरी आय थी, 100 से हो गई 200, ठीक, इस पे 50 रुपए का कर था, तो 100 रुपए पे जब 50 का कर था तो आधी चली जाती थी, प्रोडक्शन की पूरी लिमिट जो थी। यहाँ पर अगर 50 चला जाए तो क्या होगा, 150, इतना बच रहा है, जीवन सुखी होगा, ठीक। तो हम यहाँ पर यही समझ रहे हैं कि आर्थिक सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें पर्यावरण परिवर्तन, दूसरा कृषि में प्रौद्योगिकी का समावेश, ये दो कारण सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए अब आगे हम देखते हैं, अब पर्यावरण क्या है, हमने कैसे पर्यावरण में परिवर्तन। कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बहुत आराम से, समझ में सब आ जाएगा, हमारे पास बहुत समय। पर्यावरण में क्या होता है मैंने पहले ही बताया, 5वीं से 10वीं सदी, ठीक, 5वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में, इसके मिडिल में यूरोप का अधिकांश भाग वनों से घिरा था। यूरोप का अधिकांश भाग यानी मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, जो यूरोप महाद्वीप है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कैसा है, फॉरेस्ट एरिया है, जंगल का क्षेत्र है, यानी वनाच्छादित है, ठीक, यानी वन से ढका हुआ है, घिरा हुआ। हम देख क्या रहे हैं, लार्ड है, लार्ड शोषण कर रहे हैं किसका, कृषकों का। तो इन परिस्थितियों से परेशान, शोषण वाली परिस्थितियों से परेशान कृषक किससे परेशान, अत्याचार से, अत्याचार से परेशान कृषक सामान्यतः शरण लेने के लिए वनाच्छादित क्षेत्रों में यानी जंगल के क्षेत्रों में जाकर छिप जाते थे, भाग जाते थे। भाई उत्पादन हुआ नहीं, देना हमको बराबर है, लगान नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि सबको अपना व्यवस्थित करो, घर परिवार जमीन छोड़ो लाड की और भाग चलो, हमारा क्या है जो यहाँ ले लेंगे। छप्पर ऊपर था उसको भी लेके भाग गए, तो वो कहाँ पहुंच गए, वनाच्छादित क्षेत्र में, एज ए रिफ्यूजी, शरणार्थी की तरह जाकर वहां पर शरण लेने लगे। जब ये वहां पर शरण लेने लगे शरण लेने के बाद इन क्षेत्रों में भाई कृषि कर ही रहे थे वहां जब थे, तो यहाँ जब आए तो उन्होंने देखा कि अगर वनों को थोड़ा सा साफ करके हम कृषि कार्य शुरू करें तो यहाँ तो कोई लगान लेने वाला है नहीं। तो यहाँ पर धीरे धीरे कृषि आरंभ हुई।
ठीक। अच्छा, ये पूरे यूरोप महाद्वीप की बात थी, मामला पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट का था, ठीक। तो ऐसे में भारी संख्या में लोग जंगलों की तरफ गए। जंगलों की तरफ जब गए तो जंगलों को काटा। काटने के बाद क्या होगा, फिर कृषि योग्य भूमि बनेगी। अच्छा, आप जानते हैं कि वनों के कम होने से तापमान में वृद्धि होती है, सिंपल सी बात है। और यही कारण था कि 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच 500 सालों का इतिहास है। इन 500 सालों में भारी संख्या में लोग वन क्षेत्रों की तरफ गए पलायन करके, वनों को काट कर कृषि योग्य भूमि बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हुई। पूरे यूरोप महाद्वीप में टेम्परेचर में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ, वृद्धि हुई। और उत्पादन बढ़ा, ठीक, समझ में आया। जब तापमान में वृद्धि हुई तो उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती थी और फसलें पैदा नहीं हो सकती थी, बीज ही नहीं जमते थे, बो दीजिए उगते ही नहीं थे, अंकुरित नहीं होते थे। क्योंकि किसी भी फसल के बीज को अंकुरित होने के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए, एक सर्टेन टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड होता है। अगर उतना टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो उसमें अंकुरण नहीं होगा, ठीक। तो अभी कभी आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि जो चना होता है, तो चने को जब हम भिगोते हैं फिर उसमें अंकुरण निकलता है, तो जब ठंडी का मौसम होता है, ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें वो जो टाइम होता है उसको उसके भिगोने का और उसके अपने फॉर्म में आने का, वो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, अंकुरण का भी समय थोड़ा सा ज्यादा ले लेता है, फिर उसको कपड़े में ढक के रखना पड़ता है जल्दी अंकुरित करने के लिए। ये सारी चीजें होती हैं। तो जब उत्पादन बढ़ा तो कृषि में सुधार हुआ, जहां से आमदनी होने लगती है लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। आपकी कोई ऑफिस है, वहां से इनकम बढ़ जाए तो आप वहां एसी लगा देंगे, ऑफिस में इनकम नहीं है तो आप एसी छोड़ी पंखा नहीं रखना पसंद करेंगे, ये चीजें होती हैं। तो इसमें सुधार हुआ, ठीक। अब हम लोग आते हैं एनवायरनमेंट के बाद भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग कैसे हो रहा था, इस बात पे आते हैं, ठीक। ये आपका अगला टॉपिक है, इसमें भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग यानी यूज ऑफ लैंड। तो प्रारंभ की स्थिति में जब आप देख रहे हैं कि लोग जंगलों को भाग जा रहे हैं, जंगलों को भाग के जा रहे हैं, तो कैसे होंगे, एकदम वेल सिविलाइज्ड होंगे, कोट पैंट पहनते होंगे, टाई वगैरह भी लगाते होंगे, यही तो होगा? नहीं, ऐसा करते ही नहीं। आरंभ में यदि वे भागकर जंगल में जा रहे हैं तो निश्चित है कि वो जीवन जो है उनका वो आदिम स्वरूप है, यानी आदिमानव की तरह है। यानी आरंभ में मानव आदिम था, सब जानते हैं, पूर्वज आपके सबके पूर्वज आदिमानव थे, आदिम था। भूमि का उपयोग कैसे करते थे इसको हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो जो भूमि है, पूरा चैप्टर भूमि पर डिपेंड है, ठीक। पूरा जो भी मामला इसमें है, वो जो भी लफड़ा है वो सब भूमि का है, जमीन का है, ठीक। तो भूमि का उपयोग आरंभ में जो कृषक होता था वो आदिम स्वरूप का होता था। कृषि शब्द कृषि कार्य, लकड़ी से खुदाई करके अथवा बीज फेंक कर, ठीक। लकड़ी से खुदाई कर लेते थे ऊपर खुरच के, तो उसमें बो देते थे, या फिर पानी भरने का जब पानी निकल जाता था तो गीली मिट्टी में ऐसे जो है छिड़काव कर देते थे बीजों का, उसके बाद वो अंकुरित होके उग जाता था। तो ये दो तरीके थे। ऐसी भूमि जो है उसकी उर्वरता बराबर नहीं रहती है, और ये भी कंफर्म है कि कृषि उत्पाद अच्छे अगर लेने हैं, उत्पादन अगर अच्छा प्राप्त करना है, तो आपको साल में एक बार तो कम से कम गहरी जुताई करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो नीचे की मिट्टी होती है वो उपजाऊ हो जाती है, धीरे धीरे नीचे रहते रहते उस जब ऊपर आ जाएगी तो वो फसल में आपको फायदा देगी। तो यही होता था। इसके कारण ये 4 वर्ष में एक बार जो भी फावड़ा कुदाल जो भी बना पाया रहा होगा इन्होंने, उससे
4 वर्ष में एक बार हाथ से मतलब कोई ना कोई औजार जरूर रहा होगा, तो हाथ से गहरी खुदाई करते थे। गहरी खुदाई का मतलब है इतनी गहरी खुदाई कि मिट्टी लगभग इतनी मिट्टी ये ऊपर आ जाए और ये नीचे चली जाए, ऐसे। ठीक, ऐसे है, अगर ये मिट्टी है और इसको ऐसे खोद देंगे तो ये पलट कर ऊपर आ जाएगी, ये नीचे पहुंच जाएगी। इस तरह से खुदाई साल में एक बार करते थे, सॉरी साल में 4 साल में एक बार करते थे। और इसको करने के लिए इनको आवश्यकता होती थी अधिक से अधिक मानव श्रम। भाई जब लोग होंगे तभी तो काम कर पाएंगे, अकेले तो खुद नहीं पाएंगे, एक साल निकल जाएगा खुदते खुदते, तो ऐसे में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। इस तरह से ये इस भूमि का उपयोग करते थे। थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो थोड़ा सा, और इतना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट भी नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में है। इसके बाद फसल चक्र पे आएंगे, प्रौद्योगिकी पे आएंगे हम लोग, और जो भी चीजें इसमें कुछ नॉन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप बुक्स से पढ़ेंगे, बुक से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर चीज वीडियो में कवर नहीं की जा सकती टाइम टू टाइम। एक आइडिया डेवलप हो जाए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, मेरा ये प्रयास है। हर चीज को ऐसे बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पर फोकस तो कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीजें आपको बता दूं, लेकिन कुछ चीजें हो सकता है आपके समझ में थोड़ा सा देर में आए या फिर छूट जाए। इस काल का जो फसल चक्र था, फसल चक्र वो 2 तरीके का होता था। धीरे धीरे थोड़ा सा समय बदला 5वीं से 10वीं शताब्दी। अब 10वीं शताब्दी में हम जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं, उत्पादन बढ़ गया है। उत्पादन जब बढ़ा है उस समय फसल चक्र की जो स्थिति है वो हम लोग देख रहे हैं। शरद ऋतु में, शरद में गेहूं, शरद का मतलब जाड़े का मौसम जो होता है, शरद मौसम में गेहूं यानी भूमि जो होती थी उसको 2 तरीकों से विभाजित किया जाता था, पार्ट में डिवाइड किया जाता था। एक गेहूं बोया गया है, दूसरी जो जमीन होती थी पूरी जमीन को आपने ऐसे करके 2 पार्ट में बांट देना है। एक में बोएंगे और इसको खाली छोड़ के रखेंगे, खाली छोड़ के रखेंगे, फिर अगली बार इस पर बोएंगे, इसको खाली छोड़ के रखेंगे। तो इस तरह से होती थी, भूमि का आधा भाग खाली पड़ा रहता था और आधा बोया जाता था। ठीक, अगले साल दूसरी तरफ और दूसरी तरफ खाली हो जाता था, ये सिस्टम होता था। ठीक, इस व्यवस्था के कारण उत्पादन जो था वह सीमित था। कारण क्या है भाई, अगर हम दोनों पार्ट में कर रहे हो तो उत्पादन तेजी से अगर बढ़ गया है, उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन आ गया तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा। लेकिन जब उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन आया तो हमने अपने तरीकों को भी बदल दिया, आधे पे कृषि करने लगे। ठीक, सिस्टम वही हो गया, नहीं आय उतनी ही रहेगी। तो इस तरह से उत्पादन सीमित होता था और सीमित उत्पादन के कारण कठिनाई होती थी। किसे होती थी? कृषक वर्ग को कठिनाई होती थी। लेकिन जो लॉर्ड होते थे वो अधिक से अधिक धन अर्जित करने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी इच्छा होती थी कि मुझे धन ज्यादा से ज्यादा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा मैं इन लोगों से उगाही कर सकूं, जिसके कारण इनके बीच में विवाद की स्थिति होती थी। विवाद होता था, जो बेगार करते थे करने से मना कर देते थे। ठीक, कहीं कहीं तो सामूहिक रूप से गुटबाजी करके हमला तक कर देते थे। यहाँ तक की स्थिति पहुंची है। संबंधों में परिवर्तन आ रहा है। पहले क्या था? पहले डर रहे थे, जो कह रहे थे वो मान रहे थे, लेकिन जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, थोड़ा सा सबल हुए, थोड़ा सा ऑप्शन उनके ओपन हुए, ये प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हो गए, इनसे आमना सामना करने लगे। आगे टॉपिक आता है नई कृषि प्रौद्योगिकी। नई कृषि प्रौद्योगिकी की बात हो रही है। नई कृषि प्रौद्योगिकी में बच्चों आप इतना समझिए कि 11वीं 12वीं शताब्दी का जो कालखंड है उसमें कुछ जो नई चीजें इन्वेंट हुई कृषि में वो मैं बता देता हूँ, उसको जान लीजिए। और इसको आप लोगों को थोड़ा सा बुक से भी देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तभी आपके समझ में आ पाएगा। सर्वाधिक परिवर्तन
के परिणाम, यानी जो सबसे ज्यादा परिवर्तन हुए, सबसे ज्यादा चेंजेस मिले हैं, वो हमें कृषि क्षेत्र में 11वीं सदी से मिलते हैं। पहले कुछ समय तक जो बैल होता था, एक बैल, ठीक, उसी के गले में साइड से बांध के, जैसे ये मान लीजिए बैल है, जिसके साथ ऐसे बांध के गले से जुताई की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब इसको दो को साथ में लेके चलने लगे ये लोग, और उसके बाद हल को ऐसे लगाया गया, ठीक, ये हल की स्थिति हो गई। यानी पहले जो गले में बैलों के बांधा जाता था हल, अब उसके तरीके में परिवर्तन आया, अब कंधे पर बांधा गया, और कंधे पर भी कैसे, जुआ रखकर, इसको जुआ कहते थे, ठीक, जुआ, और बीच में उसको ऊपर रखकर बांध दिया जाता था और उससे जुताई होती थी, ठीक, ये तरीकों में परिवर्तन आया। इसी के साथ साथ कुछ बड़े परिवर्तन, जैसे मदिरा संपीड़क में, मदिरा संपीड़क का मतलब मदिरा के कारखाने से है, आटा चक्की में, आटा चक्की के क्षेत्र में, इन सब में वायु शक्ति व जल शक्ति का प्रयोग होने लगा। जल से जो टरबाइन से बिजली बनती है, उस तरह की व्यवस्थाओं का प्रयोग किया गया, पवन चक्की का प्रयोग किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो आधारशिला थी, औद्योगिक क्रांति की जो आधारशिला थी, नींव थी, वो यहीं से पढ़नी यूरोप में आरंभ हो गई। 11वीं शताब्दी में पवन चक्की और जल स्रोतों से संसाधनों को चलाने का काम यहाँ पर आरंभ हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि चेंजेस आगे आने वाले समय में और बड़े होंगे। तो यही था इनके जो है रिवोल्ट था, एक तरह का जो है कृषि क्षेत्रों में जो संबंधों को परिवर्तित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आपसी सामंजस्य जो था उसमें परिवर्तन लाता है। पहले चक्की बैलों से चलती थी, हाथों से चलाई जाती थी। तो बच्चों ठीक है, अब इसको मैं यहीं पर कंप्लीट करना चाहूंगा, क्योंकि इसको अब हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जाना चाहेंगे। इसमें चीज़ें बस समझने वाली हैं थोड़ी सी, आप लोग अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो ये PDF पेज में भेज दूंगा आप लोगों को, तो यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसको समझ जाएंगे। अब नई प्रौद्योगिकी की बात में कैसे कैसे, अब इसका जैसे एक फ्रेम तैयार कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन शक्तियों का प्रयोग हो रहा है, यानी क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ क्या रिक्वायरमेंट होगी, सबसे ज्यादा बाजार की, सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी बाजार की। बाजार के साथ साथ होता है सबसे आवश्यक परिवहन, ठीक, दो चीजों। यानी अब आने वाला जो टॉपिक हमारा होगा, इस डेवलपमेंट के बाद हमारा व्यापार और यातायात, दो चीजों पे फोकस करेगा। और व्यापार कैसे होता है, उसके लिए निश्चित स्थान होना चाहिए। मैंने बताया निश्चित स्थान कौन सा, बाजार। बाजार में व्यापारी वर्ग जो होगा वो 100-200 किलोमीटर से तो पर डे आएगा नहीं, आस ही पास रहेगा, यानी एक नगर बसेगा, ठीक, नगर बसेगा, नगर में बाजार होगी, यहाँ व्यापारी रहने वाले होंगे, ठीक। अब देखते हैं मार्केट में जो रहते हैं वहीं पे बिक्री का काम करते हैं, वहीं पे बिजनेस करते हैं, वहीं पे रहते हैं। तो बाहर से तो हमेशा हर व्यक्ति आता नहीं है, तो मैक्सिमम जो इसमें फोकस होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ा, डेवलपमेंट हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने के बाद में बाजार का विकास हुआ, परिवहन, भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी भूमिका होती है, ट्रांसपोर्ट की। तो अब हम देखने वाले हैं इसके आगे आने वाले टॉपिक में वह वर्ग जो इन दोनों को चलाता है। अभी तक हमने देखा एक धर्म का काम कर रहा है, दूसरा सुरक्षा और कृषि एग्रीकल्चर में टैक्स का काम कर रहा है, तीसरा कृषि का काम कर रहा है। अब इन दोनों के सबके सामंजस्य के बाद एक नई व्यवस्था आई व्यापार की, उसको कौन हैंडल कर रहा है, उसको कौन मेंटेन करता है, आने वाले टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। यानी अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा चौथा वर्ग, एक नए वर्ग के रूप में नगर वासियों का उद्भव होता है। तो ये कृषि कार्य ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे थे, ग्रामवासी थे। अब हम देखेंगे एक अगला वर्ग जो इस उत्पादन के सहारे अपना जीवन यापन करता है, इस प्रोडक्शन को आगे ले जाने में, इस प्रोडक्शन को कहीं पर भी निर्यात करने में, कहीं से आने वाली वस्तुओं को आयात करने में जो काम में लगा हुआ है, उस वर्ग की बात करेंगे, नगरवासी की, चौथे वर्ग की, ठीक है। तो आप लोग इसको समझिए, जो भी चीजें प्रॉब्लम हम लोग
आपस में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे चौथा वर्ग, एक नया नगर निवासी या नगर वासी जो है ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।